औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें तमाम हम्दो सना सब मिदहतें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। प्रोग्राम 11th आवर में इस नए सेट और इस नए माहौल के साथ मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 10 साल पहले हमने जिस सफ़र का 11th आवर का आगाज़ किया था, उसमें हम गाए बगाए कोशिश करते रहते हैं कि हर एतबार से कुछ ना कुछ नयापन लाते रहें, और ये भी उसी काविश का एक हिस्सा है, उसी का सिलसिला है, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश है, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेके गुफ्तगू हो रही है, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेकर परेशानी है, वो है कोरोना वायरस। लेकिन इस हवाले से एक इत्मीनान बख्श बात ये लगती है कि पाकिस्तान में नंबर्स के एतबार से अगर देखा जाए, और ये नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना के मुतासिरीन की तादाद के हवाले से नहीं बल्कि हलाक शुदगान की तादाद के हवाले से भी, क्योंकि अगर मुतासिरीन की तादाद कम हो रही है पाकिस्तान में, हमें रिलेटिवली कम नज़र आ रही है, तो इस पर तो पूरी एक डिबेट है कि जनाब टेस्ट भी उतने हो रहे हैं नहीं हो रहे। जब टेस्ट नहीं कम होंगे तो फिर मुतासिरीन भी कम होंगे। लेकिन डेथ्स के एतबार से भी वैसे तो ज़ाहिर है एक इंसानी जान भी अगर जाए तो वो इंतहाई अफसोसनाक है, कर्बनाक है, और इसका कोई मदावा नहीं है। लेकिन एक ऐसे माहौल में कि जब दुनिया भर में कोरोना से हलाक शुदगान की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि ये तादाद यकीनन उस तादाद से कम है कि जिसका हम सबको बहुत ज़्यादा खौफ था। अगर अभी भी ये वर्ल्ड मीटर मेरे हाथ में अगर हम इसको देखें तो पाकिस्तान में जो वर्ल्ड मीटर के मुताबिक जो आखिरी 24 घंटों में जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं वो 69 हैं, जबकि इसके मुकाबले में अगर आप और कहीं ना जाएँ, सिर्फ ईरान जाएँ जहाँ पर अमवात बहुत कम हो गई थी, वहाँ दोबारा अफसोसनाक तौर पर इसका सिलसिला बढ़ना शुरू हो गया है, जहाँ अमवात हो गई हैं 203। और अगर भारत में जाएँ तो कल पूरे 24 घंटों में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हलाक शुदगान की तादाद भारत में है, जहां 540 अफराद कोरोना की वजह से जाँ बाक हुए। ज़ाहिर है अफसोसनाक है, दुनिया के किसी भी खित्ते में किसी भी शख्स की इस हवाले से अगर जान जाए तो, लेकिन ये एक बज़ाहिर थोड़ी सी इत्मीनान बख्श बात, बल्कि काफ़ी इत्मीनान बख्श बात ज़रूर लग रही है। और इससे ये भी लग रहा है कि वो जो एक स्मार्ट लॉकडाउन का फॉर्मूला था कि क्योंकि एक ये बात तय है कि आप अगर जितना कारोबार ज़िंदगी या जितना लोगों का घरों से बाहर निकलना ममनू कर देंगे, जितना कम कर देंगे, कोरोना का फैलाव भी उतना कम हो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल फार्मूला है, लेकिन इस पर अमल करना प्रैक्टिकल नहीं है, वरना तो सारी की सारी दुनिया बंद हो जाए, यहाँ तक कि एक दिन आए जब कोरोना खत्म हो जाए फिर दुनिया खुल जाए। लेकिन ज़ाहिर ऐसा करना तो अमलन मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी ने चलना है, कारोबार ने चलना है, मईशत ने चलना है, ममालिक ने चलना है, वरना तो सारे का सारा निज़ाम ही बैठ जाएगा। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए जो एक बीच का रास्ता है, जो एक स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी निकाली गई, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में उसने फ्रूट्स देना शुरू कर दिए हैं कि जहाँ पर उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि हॉट स्पॉट्स हैं, जहाँ पर कोरोना का फैलाव ज़्यादा है, और फिर उन इलाकों में हिफाजती इक़दामात कर दिए जाएँ ताकि वहाँ से केसेस कम आएँ और बाकी इलाकों में कारोबार ज़िंदगी यूँ ही चलता रहे। ये पॉलिसी भी बज़ाहिर एक बेहतर पॉलिसी नज़र आती है। हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ में हुकूमत पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की दो बड़ी मुतल्लिक़ शख्सियात मौजूद हैं। वो एक सियासी एंगल से और एक साइंटिफिक एंगल से हमें बता सकेंगे कि कोरोना के हवाले से तो पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है। हमारे साथ मेहमानों में आज आगाज़ में पहले सेगमेंट में मौजूद हैं जनाब शहबाज गिल साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, और हमारे साथ जनाब अताउर रहमान साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है कोरोना वायरस टास्क फोर्स के, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। मैं दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और शहबाज साहब आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा पहले नंबर्स के हवाले से अताउर रहमान साहब से आगाज़ करूँ ताकि मैं आइडिया हो सके सारे पाकिस्तानियों को कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, आगे क्या हो सकता है और अब हमें क्या करना है। क्योंकि ये बात ज़रूर है कि जहाँ हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि फैलाव कम है, वहाँ मैं कम से कम आपसे, आगे फिर मेहमान भी इस पर तबसरा फरमाएंगे, हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि हम एहतियात में ज़रा सी भी कमी कर दें। एहतियात ज़्यादा की गई है तो हमें इसके बेहतर नताइज आए हैं। ईद के दिनों में बदएहतियाती की गई, उसके बदतर नताइज आए। आगे फिर ईद आ रही है, फिर हमने एहतियात का दामन छोड़ा तो फिर मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमें इस बात की तरफ ना ले जाए कि चलो अब तो मामला बेहतर हो गया इसलिए अब एहतियात कम कर दें। नहीं, ये चीज़ हमें इंकरेज करे कि यार मामला बेहतर हो रहा है तो एहतियात और बढ़ाकर इस वबा को मजीद शिकस्त दें। इस मामले को हमें इस एंगल से लेना चाहिए। अताउर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो बताइएगा, अभी इस वक्त पाकिस्तान में, इस तरह मैंने कहा जाहिर है इंसानी जान तो एक भी जाए तो बहुत ही अफसोसनाक है, उसका कोई मदावा नहीं, लेकिन ये जो नंबर्स आ रहे हैं 69, 70, 80, ये उस हौलनाक अंदाजे से कम हैं जो कि आम लोगों को और शायद हुकूमत में भी किसी सतह पर लग रहा था कि यार ये नंबर जो 50, 70, 100, 150, 200 से बढ़ता हुआ आगे ही ना निकल जाए।
जी बिल्कुल, ये बहुत बेहतर सूरत हाल नज़र आ रही है और इससे साबित होता है कि जो हुकूमत की जो पॉलिसी थी स्मार्ट लॉकडाउन की, वो नहायत कामयाब रही है, क्योंकि रोज़ाना असद उमर साहब, वो पूरी जो टीम है इनका, जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वो रोज़ाना जायज़ा लेते हैं कौन कौन से एरियाज़ को बंद किया जाए, कौन कौन से एरियाज़ को खोला जाए, सही है। लॉकडाउन जो है किस हद तक उसको रखा जाए, किस हद तक। तो तकरीबन 1200 ऐसे मुल्क में एरियाज़ हैं जिनको लॉकडाउन किया हुआ है, और जैसे जैसे सिचुएशन होती है उसके हिसाब से चलते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोसीजर रहा है, और ये जो नताइज आ रहे हैं ये इसी वजह से आ रहे हैं कि आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है। लेकिन अब बताओ रहमान साहब, इस तरह मैंने कहा, आप इस पर भी रोशनी डालिएगा कि हमने ईद के दिनों में बदएहतियाती देखी, जिन दिनों में बदएहतियाती हो रही थी तो हमने देखा कि सारे डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये भुगतना पड़ेगा 15-20 दिन बाद, और भुगतना पड़ा। अब जब सूरत हाल कंट्रोल में आती नजर आ रही है, कुछ दिनों बाद फिर ईद है, और ये ऐसी ईद है बकरा ईद के जिसकी भी तैयारियां कुछ दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं, मवेशी मंडी की सूरत में उसमें। तो ये आप लोगों को बताइएगा कि अगर हमने फिर वही चीज़ दोहरा दी जो ईद उल फितर पे की थी, तो फिर बाद ना खासा वही चीज़ फिर रिपीट होगी जो ईद उल फितर में बदएहतियाती के नतीजे में रिपीट हुई थी, यानी कि हलाकतों में इजाफा। जी बिल्कुल, ये जो है ये अगले 3, 4, 5 महीने आपके साथ है। आपने जब ज़रा भी बेहतियाती करी तो ये फ़ौरन फैलेगा। बकरा ईद पे फिर हम सब पूरे मुल्क से यही हम अपील कर रहे हैं कि आप घर पे रहें, एहतियात करें, मिक्सिंग ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, वरना ये बहुत तेज़ी से फैल सकता है। इसकी वेव्स आएंगी, ये एक साथ बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा। डिपेंड करता है कि आपने एहतियात कितनी करी, और ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, अफराद हैं आपके ख़ानदान में, उनसे दूर रहें ताकि उनके करीब ना है, कि वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल वही हैं। बच्चे बुजुर्गों के पास जाते हैं, अब सबसे ज़्यादा अमवात जो है वो बुजुर्गों की हो रही हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी। तो इसमें हमें कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात रखें, ख़ास तौर पे ईद पर, और सोशल फंक्शंस जहाँ हो रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल दूर रहें। हर वक्त मास्क पहने, नोटों को हाथ लगाएं तो उसके फ़ौरन बाद हाथ साफ़ करें, क्योंकि नोटों से भी फैल सकता है। और दूसरे जो कागजात हैं, थैलियाँ हैं, आप जूते पहन के घर के अंदर ना आएँ, जूते बाहर उतारें, ताकि उसके साथ भी अंदर आ सकता है। और बाहर मास्क हर एक को लाजमी होना चाहिए, मास्क पहने, क्योंकि मास्क से आप सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यू फॉर मी एंड मी फॉर यू वाला हिसाब किताब है। तो ये सबको लेके चलना है, ये पूरे मुल्क के लिए एक चैलेंज है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर हमने सबने कोशिश करी तो अगले 2, 3, 4 महीने में ये खासा कम हो जाएगा। अता रहमान साहब, एक आप इस पर भी बात फरमा दीजिएगा कि जाहिर है ये तो आप सब लोग बता रहे हैं हमें कि हाथ ना मिलाएं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, वो सारा कुछ तो सबको अब लोगों को अजबर हो गया है। फिर भी अगर कोई इस सिचुएशन में आ जाता है कि जहां उसका कांटेक्ट हो जाता है, फिजिकल कांटेक्ट, हाथ मिलाना या बगलगीर होना हो जाता है। मतलब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की पिछले दिनों में कि जाहिर है लोगों की कोरोना की वजह से और वैसे भी जो लोग अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, अब ताज़ी, मैंने खुद इस कैफियत में इस सिचुएशन से गुजरा हूँ, इसलिए भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो अब जाहिर है जो हमारे मुआशरे के नॉर्म्स हैं, किसी की अगर किसी रिलेटिव की डेथ हुई है तो उसके बेटे से, उसके बाप से, लोगों का जो एक मिजाज है बगलगीर होकर वो पुरसा देना और सारा, वो एक हद तक तो कम हुआ है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ है, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग शायद हो भी नहीं सकता जो हमारी रिवायात है उसके तहत। तो अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में आ जाएँ कि जहाँ बहरहाल आपका हाथ मिलाना या बगलगीर होना हो जाए किसी से, तो फिर उसके फौरी बात क्या करें? फौरी तौर पर हाथों को सैनिटाइज कर लें, या क्या करें कि फिर आप उससे मुतासर होने के इम्कान को कम से कम कर सकें? जी, आप जो है हाथ फौरी तौर पे धोएं अपने, अगर हाथ मिलाए हैं किसी से, अगर बॉडी का कोई कांटेक्ट आया है। लेकिन अगर आप सांस के ज़रिए कोई वायरस आपके जिस्म के अंदर चला गया है तो फिर इट्स टू लेट। फिर जो है वो आपको उस वायरस के खिलाफ फिर आपकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है उसी को सामने आना पड़ेगा। फिर जैसे ही अगर कोई सिम्टम्स आप ज़ाहिर होते हैं तो आपको फ़ौरन अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को आप इससे इन्फेक्ट ना करें। और अपने आप को फिर सबसे बड़ी चीज़ है आइसोलेट करना। अगर सिम्टम्स आ जाएं, बुखार हो जाए, खांसी, सूखी खांसी हो जाए, यानी बलगम के बगैर वाली खांसी जो है वो हो जाए, और उसके दूसरे जो अलामात हैं, बहुत ज़्यादा थकन एक साथ होने लगे, जो इसके आम अलामात होते हैं वो जाहिर होने लगे, तो फ़ौरन अपने आप को इसको आइसोलेट करें ताकि और लोगों में ना फैले। और सर एक आखिरी बात बता दीजिए, फिर मैं इसका पॉलिटिकल हवाले से तो शहबाज साहब से पूछूंगा, लेकिन आपकी राय में ये स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को कंटिन्यू रहना चाहिए और कब तक रहना चाहिए? जी, ये बिल्कुल स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को कम से कम
अगले 2 महीने 3 महीने इसको देखना पड़ेगा सिचुएशन कैसी रहती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे जो जहाँ जो इलाके हैं जो आप लॉकडाउन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जानने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं दे दूं कि पाकिस्तान में एक इसके वैक्सीन जो है उसके ऊपर एक चाइनीज कंपनी के साथ मुआहिदा साइन हो गया है अब, और उसके क्लिनिकल ट्रायल्स अब शुरू होने जा रहे हैं। ड्रैप के पास एप्लीकेशन चली गई है, और जैसे ही ड्रैप अप्रूवल देता है तो बहुत बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में शुरू हो जाएंगे। ये कराची यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज है, जिससे एग्रीमेंट साइन हुआ है चाइना की सबसे बड़ी कंपनी का। और जैसे ड्रैप से अप्रूवल होता है तो फिर पाकिस्तान में वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएगी यहाँ, और फिर मुनासिब कीमत पे भी वायदा किया जा रहा है कि मुनासिब कीमत पे अवेलेबल हो जाए। तो दिस विल बी अ बिग ब्रेक थ्रू फॉर पाकिस्तान के हमारे यहाँ बाकायदा वैक्सीन के ऊपर पूरे मुल्क में क्लिनिकल ट्रायल्स इंशाल्लाह जैसे ही ड्रैप का अप्रूवल आता है तो उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर नेशन वाइड क्लिनिकल ट्रायल्स वैक्सीन पे शुरू हो जाएंगे। इसको अगर हम अच्छा ये तो आप यानी अगर इसको मतलब आसान अल्फाज में कर लें तो यानी कि क्या मतलब हुआ कि अभी ये टेस्ट होंगे उसके पहले बड़े पैमाने पर, फिर फैसला होगा कि ये कितनी कामयाब या मौसर या गैर मौसर साबित हो रही है, और उसके बाद किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेगी। ऐसा ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया में कोई 100 कंपनियों से ज़्यादा हैं जो वैक्सीन डेवलप कर रही हैं। 10-15 कंपनियां ऐसी होंगी जो कि वैक्सीन लेके मार्केट में आएंगी, और पाकिस्तान भी उन ममालिक में इंशाल्लाह एक लीडिंग मुल्क होगा जहां पे वैक्सीन पे क्लिनिकल ट्रायल्स होकर चाइना के साथ मिलके और यहाँ भी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। ये बनाई मतलब ये फार्मूला या वैक्सीन इसकी कोशिश है ये चाइना ने बनाया है और पाकिस्तान में उसके ट्रायल्स हो रहे हैं? जी हाँ, चाइना में भी ट्रायल्स हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, तो मिल के जॉइंट इनिशिएटिव है ये। और यहाँ भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। चाइना में तो फेज 1 और फेज 2 हो चुके हैं, यहाँ पे फेज 1 शुरू हो चाइना में जो इसके ट्रायल्स हुए हैं इसके क्या नतीजे आए हैं? बहुत कामयाब हुए हैं। फेज 1 और फेज 2 हो चुके हैं, फेज 3 चाइना में होने बाकी हैं। पाकिस्तान में फेज 1 होगा, उसके बाद फेज 3 होगा। तो इंशाल्लाह अगले 3 महीने के अंदर ये ट्रायल्स चाइना में भी कंप्लीट हो चुके होंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी 2 या 3 महीने बाद शुरू हो जाएगी, और फिर ये पाकिस्तान में अवेलेबल भी हो जाएगी वैक्सीन। तो ये फ्यूचर के अंदर ये सबसे अहम जो चीज़ प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन ही होगी। यानी आप पर उम्मीद है कि अगले मसलन 6 माह में इसकी वैक्सीन अवेलेबल होगी? जी, विद इन द नेक्स्ट 6 to 8 months, 6 से 8 महीने में हमें उम्मीद है। ये क्लिनिकल ट्रायल्स पे के रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि ये वैक्सीन जो है ये कामयाबी से पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाएगी इस इनिशिएटिव के नतीजे में। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अताउर रहमान साहब। इस सारी सूरत हाल से शहबाज गिल साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज गिल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने जो बात बताई है, अल्लाह करे कि मामला उस तरह आगे बढ़े तो इससे अच्छी क्या और बात हो सकती है। सियासी हवालों से तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन हमने चाहा कि आज ज़रा हमारा ये पहला प्रोग्राम भी है इस नए सेट पर, और हफ्ते का ही पहला प्रोग्राम है, तो मेरा कोरोना के हवाले से ही पहले बात कर लें, चूँकि ज़ाहिर है सबका अव्वलीन तरजीह है, सबका अव्वलीन मसला है। स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज देखते हुए अब हुकूमती पॉलिसी क्या है कि इसको कब तक जारी रखना है स्मार्ट लॉकडाउन को पाकिस्तान में? एक तो आपको आपका नया सफ़र मुबारक हो नए सेट के साथ। उम्मीद है कि ये सफ़र खुशगवार गुजरेगा इंशाल्लाह। दूसरी बात, जहाँ तक आपने ये बात कही कि स्मार्ट लॉकडाउन, तो देखिए आपको याद है कि जब ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था लॉकडाउन का हर तरफ से, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कॉइन किया था आइडिया कि हमें अपने वो इलाके बंद करने पड़ेंगे जहाँ पे ज़्यादा है कोरोना, और उन इलाकों को खोलना पड़ेगा जहाँ पर हम कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले दिन से वो ये कह रहे हैं कि छाबड़ी वालों को बंद ना करें, क्योंकि वहाँ तो वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग होती है। छाबड़ी वाले की छाबड़ी पे तो 50 बंदे नहीं होते ना एक टाइम में, वो तो दुकान के अंदर होते हैं। छाबड़ी वाले से तो वैसे ही 1-2 लोग लेते हैं, और वैसे भी सड़क पे दूर दूर उनकी छाबड़ी लगी होती हैं। तो इस तरह रोजगार भी चलता रहेगा और लोगों की ज़िंदगी भी आसान होगी। और तो जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये बता दें कि स्मार्ट लॉकडाउन के से पहले जो हमारी टेस्टिंग थी उसमें हमारी जो पॉजिटिव होने की शरह थी वो 18, 20 और फिर 22% तक भी गई। सही है। अब वो शरह जो है वो इस्लामाबाद में 4% पे है, अल्लाह का शुक्र है। जी हाँ, ऐसे ही। तो इस्लामाबाद ने इसे सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन को यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इसे इम्प्लीमेंट किया। मैं खाली हमारे नाज़रीन के लिए बता भी दूं कि इस्लामाबाद में पिछले 5 दिनों में मसलन 7 जुलाई को टेस्ट की शरह,
4.47%, 8 जुलाई को 4.09%, 9 जुलाई को 4.73%, 10 जुलाई को 4.78%, 11 जुलाई को 5%, 12 जुलाई को 4.06%, यानी पिछले 6 दिनों में इस्लामाबाद में मैक्सिमम जो परसेंटेज थी वो 5% थी। जी, तो इससे नज़र आता है कि यहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ऑफ कोर्स असद उमर साहब और उनके एनसीओसी की डायरेक्शन पर। उसके बाद हमें पंजाब के कुछ शहरों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आए, खुसूसन लाहौर में हमें अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं अब। उसके साथ साथ कुछ जगह जहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, जैसे फॉर एग्जांपल कराची में हमें अभी तक अच्छे रिजल्ट नहीं आए, वहाँ पर परसेंटेज अभी भी बहुत हाई है। और क्या वजह आपके ख्याल में इसकी? ये चीज़ स्मार्ट लॉकडाउन नहीं हो रहा सही तरीके से? ये इसकी मैं बताता हूँ, मैं इस तरह से इस तनाज़र में कहता हूँ ताकि आपको समझ आए, आपको ये ना लगे कि पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में सबसे अच्छा हो रहा है, लाहौर उतना अच्छा नहीं कर रहा जितना अच्छा इस्लामाबाद कर रहा है। अच्छा, अगर लाहौर उतना अच्छा करता, और इसकी और भी वजह है कि इस्लामाबाद की आबादी कम है, ऑफ कोर्स लाहौर को ये भी एक चैलेंज है कि बहुत बड़ी आबादी है और बहुत ही सही प्लान सिटी है। जी, और कराची फिर उससे भी कम अच्छा कर रहा है। तो आप इसको ऐसे समझें कि इसमें मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बल्कि आपको एक सब्सटेंशियल बात बता रहा हूं कि सबसे अच्छा जो है वो मैनेज किया है इस्लामाबाद ने, उसके बाद लाहौर और कराची ने, उसके बाद पेशावर है और उसके बाद कराची का नंबर आता है। बड़े शहर जो हमारे हैं, कराची उतना मुस्बत तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की जो है वो उतने इफेक्टिव तरीके से वो नहीं कर सकी स्मार्ट लॉकडाउन। अगर वो करेंगे तो अब ये रॉकेट साइंस नहीं, हमें पता है इसके रिजल्ट आएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में आ गए, लाहौर में आ गए, तो वहाँ भी आने चाहिए। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कराची में ज़्यादा आसानी से आएंगे, बिकॉज कराची में लोग बहुत जल्दी अवेयरनेस करेंगे, बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है, बहुत बड़ी एक डाइवर्स पॉपुलेशन है। तो अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम करेगी और इफेक्टिवली स्मार्ट लॉकडाउन करने की कोशिश करेगी तो आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नजर आएंगे। इस बात को कम्युनिकेट किया है, एज यू सेड कि ठीक है पॉलिटिक्स अपनी चलती रहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बिलावल साहब ने आपके खिलाफ दाग दी, आप भी जवाब में, वो चलता रहता है, ठीक है चलता रहे, लेकिन इस पर मैं समझता हूँ कोरोना के हवाले से एक इससे बालातर सतह पर काम होना चाहिए। तो क्या ये स्पेसिफिक डेटा किसी भी लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ शेयर किया है कि साहब देखिए इस्लामाबाद में ये सूरत हाल है, पंजाब में ये है, सिंध में ये नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि आप इस पर ये कीजिए ताकि ये हो सके? ये हर रोज की बेसिस पे शेयर होता है। जब एनसीओसी को हेड करते हैं असद उमर साहब, तो वहां पर ये डाटा आता है और वहां पे सिंध के चीफ सेक्रेटरी भी होते हैं, चारों सूबों के, बल्कि 6 जो हमारी इकाइयां हैं उन सबके लोग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सिंध से चीफ सेक्रेटरी होते हैं, और उनको नज़र आ रहा होता है, उनसे शेयर किया जा रहा होता है, और ये अब हम सब ने मिलके इसे इफेक्टिवली मैनेज करना है। लेकिन एक बात तय हो गई कि जो बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस पे सारे कह रहे थे शुरू में अपोजिशन और बहुत सारे और दोस्त के, जी कन्फ्यूजन है, प्राइम मिनिस्टर कंफ्यूज हैं, प्राइम मिनिस्टर एक टाइम पे कह रहे हैं कि सब बंद कर दो, एक टाइम कह रहे हैं बंद नहीं कर रहे, वो जो मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही थी, आज वो साबित हुआ कि ना सिर्फ पाकिस्तान में उस सोच ने रिजल्ट दिए, बल्कि पूरी दुनिया उसे अडॉप्ट भी कर रही है और हेल भी कर रही है। तो लीडरशिप होती वो है जो सख्त तरीन हालात में ऐसा डिसीजन ले जो पॉपुलर ना हो लेकिन दूर रस हो, अच्छा हो, और वही लीडर का मेटल असल में टेस्ट होता है। और जो आम लोग होते हैं जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो डिसीजन लेते हैं जो पॉपुलर होता है, जो सारे सुनना चाह रहे होते हैं। मैंने आपके पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जब ये नया शुरू हुआ था तो हमारे अपने घरों में हमारी अपनी फैमिली इसी चीज पे फोर्स कर रही थी हमें कि लॉकडाउन करें, आप लोग क्यों नहीं कर रहे, आप लोग बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। तो हमारी बहुत सारी कैबिनेट में भी लोग, हमारी गवर्नमेंट में भी लोग इसी राय पे थे कि बस लॉकडाउन कर दें, लेकिन वो नहीं देख रहे थे जो बाद में इंडिया के साथ हुआ। अब आपके सामने एक स्टडी पब्लिश हुई है रिसेंटली, जो ट्वीट भी की गई यूके में, कि जो कोरोना है वो गरीबों को मार देगा, गुर्बत से लोग मरेंगे, और ये प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से कह रहे हैं। अगर आपको उनकी स्टेटमेंट्स याद हो तो वो पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में लोग कोरोना की वजह से नहीं, गुर्बत की वजह से ज्यादा तंग और ज्यादा। अब शहबाज गिल बताइए, पहले दिन से प्रोग्राम 1 करोड़ 60 लाख लोगों तक पहुंचे। दुनिया भर में कल सबसे ज्यादा हलाकत इंडिया में हुई है, विच इज वेरी सैड ऑफ कोर्स, लेकिन इट इज अ फैक्ट। अब ये बताइए, अब वैसे जाहिर है एनसीओसी या असद उमर साहब से भी वो इसका ज्यादा प्रिसाइज आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भी इस पे बता सकें, क्योंकि आप जाहिर है क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका पीक अभी आना है या वर्स्ट इज ओवर? आई नो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया था कि अगस्त वगैरह में, लेकिन अब चूंकि नंबर्स पहले के मुकाबले में कम हो रहे हैं, तो क्या इससे यह अखज़ कर लेना मुनासिब होगा कि द वर्स्ट इज ओवर, हम पीक से गुजर गए या अभी पीक ने आना है पाकिस्तान में? अब
वसीम जी, मैं ये कहूँगा इसका अभी पीक हम कह नहीं सकते कि ओवर है। हम ईरान का अगर एक्सपीरियंस देख लें, दूसरे मुल्कों का देख लें, तो ये वापस आती है और फिर नंबर्स इंक्रीज होते हैं। हाँ, एक चीज़ का हमें कंफर्ट होना चाहिए। हाँ। वो ये होना चाहिए कि इसकी जो बेस्ट अवेलेबल स्ट्रेटजी है इससे लड़ने की, स्मार्ट लॉकडाउन और एक कौमी जिम्मेदारी का रवैया के मास्क पहनना है, एक दूसरे से डिस्टेंस रखना है, हाथ नहीं मिलाना, स्पेस देनी एक दूसरे को, वो हम लोगों ने इंप्लीमेंट कुछ ना कुछ किया है। तो हमने एज अ कौम, मैं बात कर रहा हूँ, हुकूमत की बात नहीं कर रहा, एज अ कौम हर फर्द ने अपना रोल किसी ना किसी तरह का अदा किया है। तो हम चलें कुछ ने नहीं किया होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने किया है, तो हमें ये नंबर्स काम। तो गवर्नमेंट अभी पॉलिसी जारी रखेगी कि उन इलाकों को आइडेंटिफाई करती रहे जहां पर बिल्कुल जारी रखें, सही अंदाज से एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे हैं, फिर उन मार्केट्स को बेशक डाउन, उनको बंद करें, उन पे सख्ती करें, वहां पर ज्यादा ही फैल जाए, ये पॉलिसी जारी रहेगी। हमें बल्कि मैं ये कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने ईद के ऊपर ये अभी तक ये असूली फैसला हुआ। ऑफ कोर्स जब चांद आएगा ईद का और फिर एग्जैक्टली ईद का दिन डिसाइड होगा तो फिर हतमी उसका नोटिफिकेशन इशू होगा। लेकिन अगर ईद जुमे को होती है, लेट्स अज्यूम, तो अगर ईद जुमे वाले दिन होती है तो जुमा, हफ्ता, इतवार की सिर्फ 3 छुट्टियां होंगी, उसके साथ कोई इजाफी छुट्टी नहीं दी जाएगी। और उसका पर्पस क्या है? ताकि लोग कम से कम कम्यूट करें, लोग अपनी जो मजहबी फरीजा है उसको तो मनाएं, उसको तो सेलिब्रेट करें या उसकी तो अदायगी करें, लेकिन ट्रैवल कम से कम करें ताकि बीमारी का जो एक्सचेंज है वो कम से कम हो ट्रैवल करने की वजह से। स्मार्ट लॉकडाउन का अभी कोई हमने अभी मुद्दत सेट नहीं की है, जब तक जरूरत रहेगी स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान में नाफिज रहेगा और इसमें इलाके तब्दील होते रहेंगे अकॉर्डिंगली, और हम इसे करेंगे। राइट, बिल्कुल। आखिरी एक बात क्विकली अगर ये बता सके, नेशन इकट्ठे होकर, ठीक है, जबरदस्त। और आखिरी बात ये बताइए, अब जब हमारे पास ज्यादा टेस्ट करने की सलाहियत मौजूद है तो फिर हम रैंडम टेस्टिंग की तरफ क्यों नहीं जा रहे ताकि हॉटस्पॉट्स हम खुद आइडेंटिफाई करके फिर उन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कर सकें। मतलब अभी मैं देख रहा हूँ, अभी यानी कि 12 जुलाई के नंबर है, पंजाब में तकरीबन रफली 7,500 टेस्ट हुए हैं, सिंध में 10,000, केपी में 1900, बलोचिस्तान में 400, इस्लामाबाद में 2,000। हमारे पास सलाहियत इससे ज़्यादा टेस्ट करने की है, तो फिर हम क्यों रैंडम नहीं कर रहे जिस तरह दुनिया के कुछ और ममालिक ने किया था? ये बहुत ही अच्छा सवाल है वसीम जी आपका। शुरू में रैंडम टेस्टिंग करके देखी गई, हाँ। लेकिन उसका उस तरह से खातिर ख्वाह फायदा नहीं हुआ। अच्छा। और फायदा इसी चीज का हुआ कि जब एक पेशेंट आपके पास आता है, उसको आप टेस्ट करते हैं और उससे फिर वापस पीछे ट्रैक करते हैं तो वो एक बेहतर मैकेनिज्म है ट्रैक करने का, बजाय इसके कि आप रैंडम टेस्टिंग करें, उसके उस तरह के नताइज नहीं आए। लाहौर में भी करके देखी गई और दूसरी जगहों पे भी करके देखी गई। ठीक है। अब जो आपने देखा कि कराची में टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, सिंध में, पंजाब में कम, उसकी वजह यह है कि सिंध में इसका फैलाव ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम ये बहुत ज्यादा, इस टाइम सिंध में इसका फैलाव बहुत ज्यादा है, उसकी शिद्दत परसेंटेज बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग सिम्टम्स के साथ हॉस्पिटल्स में ज्यादा जा रहे हैं। लोगों की टेस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा, आज से चंद हफ्ते पहले तक पंजाब में भी बहुत ज्यादा थी। अब लोग नहीं आ रहे टेस्टिंग करवाने के लिए, मीन उतने ऑफ कोर्स जितने आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग फैसिलिटीज मौजूद हैं, किट्स मौजूद हैं, तमाम इक्विपमेंट मौजूद है, कैपेसिटी मौजूद है, लैब्स अब जो है वो 70 गुना ज्यादा है पहले दिन से, तो हर चीज मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ वजह ये कि अब क्योंकि उसका जोर थोड़ा सा टूटा है आजकल, तो लोग टेस्ट करवाने कम आ रहे हैं, इसलिए टेस्ट कम हो रहे हैं। जहां पर उसका फैलाव ज्यादा है, जो आज बिलावल इस चीज का क्रेडिट ले रहे थे, हालांकि इस चीज पे उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए कि वो भी जिस तरीके से मोदी ने वहां पर कहा था, मैं उनको हरगिज मोदी से नहीं मिला रहा, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी को कि सख्त तरीन लॉकडाउन करना है, उन्होंने भी यहां सख्त तरीन लॉकडाउन किया। आप देख लीजिए वहां मोदी के भी सख्त तरीन लॉकडाउन में ज्यादा फैलाव हुआ, यहां पर भी ज्यादा फैलाव हुआ, और आज वो इसका क्रेडिट ले रहे थे कि हम टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं। भाई टेस्ट ज्यादा करें, और पिछले दिनों उनके वजीर आला इस चीज का क्रेडिट ले रहे थे कि सिंध में लोग ज्यादा सेहतयाब हो रहे हैं। और भाई अगर बीमार होंगे तो सेहतयाब होंगे ना, सेहतयाब बंदे तो ज्यादा सेहतयाब नहीं होंगे। तो बहुत शुक्रिया, उल्टी गंगा है, बहुत शुक्रिया। सेहतयाब ज्यादा हो रहे हैं तो उसका भी क्रेडिट लेते, टेस्ट ज्यादा करते तो उसका भी। इसका मतलब यह है कि फैलाव ज्यादा है। खुदारा स्मार्ट लॉकडाउन पे काम करें, इफेक्टिव काम ऑन ग्राउंड करें, ताकि हम इसके फैलाव और पे सब मिलकर काम करें। बहुत शुक्रिया शहबाज गिल, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस पीटीआई। स्मार्ट लॉकडाउन की ये स्ट्रैटेजी अपेरेंटली कामयाब होती नजर आ रही है। दुआ हमारी यही है, सियासत अपने तौर पर चलती रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे खिलाफ चलते रहे सारा मामला, लेकिन अल्लाह करे कि ये कोरोना का सिलसिला जिसमें हालिया नंबर्स बहरहाल बहुत हौसला अफजा हैं और उन नंबर से कतई मुख्तलिफ है जिससे हम सब डरे हुए थे। और मैं फिर दोहराऊंगा कि प्लीज़ सबका मतलब ये नहीं है कि अच्छा चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो फिर एहतियात छोड़ दो, नहीं तो फिर चीज़ें दोबारा बदतर हो जाएंगी। इसका मतलब ये कि अच्छा ये तो काबू में आ रहा है तो ज़रा ज़्यादा एहतियात करके उसको पूरा काबू में ले आओ, और अल्लाह करे कि हम वो दिन जल्द देखें जब पूरे पाकिस्तान में हम एक बहुत वाज़ेह तौर पर कमी देखें। अभी भी नज़र आ रही है, ये कमी और वाज़ेह
वाजे हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हम वतनों की, हमारे लव्ड वंस की जानें इसमें बच सके इंशाल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ज़रा सियासी फ्रंट में क्या गुजरा उस पर बात करते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। JIT को लेकर, उज़ैर बलोच की JIT को लेकर जो एक सारा तूफान बरपा था, उसमें मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब, जिन्होंने ही एक JIT और मुतारिफ कराई थी, उन्होंने कहा कि मैं कल एक ऐसी धमाका खेज़ वीडियो ट्वीट करूँगा कि जिसके ज़रिए साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं उनका किस अंदाज से बराह रास्त ताल्लुक़ था उज़ैर बलोच से, और सब मुंतज़िर थे कि अब अली ज़ैदी साहब क्या लाने वाले हैं। अब ये वीडियो ने कौन, कैसे, कब, क्यों, कितने बजे देकर गया है। और उसके बाद अली ज़ैदी साहब ने ये वीडियो ट्वीट की जो कि थी हबीब जान की, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से में रहे, उज़ैर बलोच के करीब रहे, फिर PTI के भी करीब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नबील कबोल साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम नबील कबोल साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बाकी सबका तो ठीक है, ये मेरा बंद कर दीजिएगा प्लीज़, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब क्यों मुलाकात किया करते थे उज़ैर बलोच से? यार मैं बड़ा हैरान हूँ एक तो अली ज़ैदी के ऊपर कि अली ज़ैदी, पता नहीं मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही। देख रहे? अच्छा अली ज़ैदी जो है ना वो इतनी एक्साइटमेंट लेकर आते हैं, इतनी एस्केसिटी लेकर आते हैं बंदे के अंदर कि बंदा बोलता है कि बस अब तो जो ये धमाका करने वाला अब तो एंड है, लेकिन कोदा पार निकला चूहो वाली बात है। ओ भाई आप किसकी बात को यकीन कर रहे हो? उस बंद की हैसियत क्या है, उसके पास औहदा कौन सा है, वो है क्या जिसके ऊपर आप जो है ट्वीट कर रहे हैं। और उसने फिर आकर आप लोगों को ही गंदा कर दिया। उसने आके बोला PTI के 3 वजीर मुझे कॉल करते हैं। फिर हम उसकी वो बात माने ना जो उसने कहा कि PTI के 3 वजीर मुझे कॉल कर रहे हैं, अभी भी कॉल करते हैं, एक का नाम लिया, 2 का नाम नहीं लिया। तो भाई उसका इल्जाम लगाना वैसा ही है कि मैं आपके ऊपर जब इल्जाम लगाता था पहले, और अभी भी अगर मैं आप पे ये इल्जाम लगा लूं कि वसीम बदावी, मैंने पिछले हफ्ते तुम्हें इस्लामाबाद में देखा था डिप्लोमेट इनक्लेव में फिला फ्लैट में, उसके अगर तुम क्या कर रहे थे, तो मेरा इल्जाम ही हुआ ना आपके ऊपर। तो नहीं किया था पिछले हफ्ते कहीं? आपने तो नहीं किया ना। तो हाँ, तो मुझे फिर ये मेरा इल्जाम ही हुआ ना। तो किसी की बात को यकीन, यानी आप वो बंदा, आप उसके उज़ैर बलोच के उसको JIT को तो आप मानते नहीं है। आप कहते हैं कि जी वो जो साइन किया 7 लोगों ने, हम उसको नहीं मानते, जो 5 लोगों ने साइन किया हम उसको मानते हैं। नहीं वो हम चले, वो हम उस बंदे से पूछ लेंगे, हबीब जान से हम पूछ लेंगे, वो होंगे हमारे साथ। लेकिन आप मुझे बताइए ना कि यानी इसमें उनके ओहदे का नहीं, ये तो सबको मालूम है ना कि वो क्लोज तो रहे थे उस सारे ज़माने में उज़ैर बलोच से और पीपल्स पार्टी से, तो बेशक किसी ओहदे में ना हो, लेकिन यानी क्या आप ये कह रहे हैं कि नहीं आसिफ जरदारी साहब ज़िंदगी में कभी उज़ैर बलोच से नहीं मिले? जो चीज मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, जो कि हबीब ने नहीं देखा है अपनी आंखों से, वो तो बोल सकता है। हबीब जैसे बंदे, मैं तो नहीं बोल सकता जो चीज मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है। आपको मैं कैसे बोलूंगा? मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा ये चीजें। कभी कुछ सुनने में भी नहीं आया इस बारे में? मैंने कभी ना सुना है ना मैंने देखा है, ना मैंने कभी सुना है। मैं अगर आप एक मेरे साथ रहिए, मैं हबीब बलोच से भी पूछता हूँ कि क्या उन्होंने देखा है या सुना है, ऐसे इल्जाम लगा दिया कि। अस्सलाम वालेकुम हबीब बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आप नॉलेज में है जरदारी साहब की मुलाकात उज़ैर बलोच साहब से, या आपको किसी ने बताया और आपने टीवी पर कह दिया? ये मुलाकातों का ही तो सबब था कि नबील कबूल साहब अल्ताफ की गोद में जाके बैठ गए थे। नहीं, मैं अभी स्पेसिफिक आसिफ जरदारी साहब की उज़ैर बलोच से मुलाकात का पूछ रहा हूँ। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये जरदारी साहब और उज़ैर बलोच की मोहब्बतों का असर था कि नबील कबूल साहब मुत्तहिदा कौमी। यार मुझे खुशी है मैंने तुम लोग को वहां से भगाया लियारी से। मुझे खुशी है मैंने गैंग वॉर का खात्मा करवाया, और इसलिए आप लोग को आग लगी है कि आप लोग मेरे खिलाफ बोल सकते हो। और मुझे इसलिए परवाह नहीं है, मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ हूँ, क्योंकि मैंने ही आप लोगों का खात्मा किया लियारी से, मैंने ही आप लोगों को भगाया है, मैंने ही आप लोगों को मैंने ही गैंग वॉर को खत्म किया, मैंने ही सब कुछ किया। मैंने दुबई से जाके उज़ैर बलोच को पकड़ के लाया,
मैंने ही चौधरी निसार को बताया कि पासपोर्ट, मैंने ही चौधरी निसार को बताया कि पासपोर्ट, सुनो मेरी बात, मैंने चौधरी निसार से, मैंने अभी सुनो, बर्दाश्त भी करो ना, अभी बर्दाश्त भी करो, बर्दाश्त जब मेरी बारी तो आप बीच में ना बोले ना, आप उज़ैर को पकड़ के तो आप एजेंसी के टाउट हैं। चौधरी निसार को पासपोर्ट ला के दिया किसने? ईरानी पासपोर्ट। मैं उस गैंगस्टर को या उनके रुफकार जितने भी क्रिमिनल्स लोग हैं, मैं उनका पीछा पहले भी नहीं छोड़ा और अब भी नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। अच्छा नबील साहब, ठीक है, अब जरा मुझे स्पेसिफिक, अब जरा मुझे हबीब से पूछ लीजिए, हबीब जान से, कि मेरा सवाल अगेन स्पेसिफिक है। फरियाल साहिबा की मुलाकात हुई, मंजर आम पर है, सबको पता है। शाह कायम अली शाह साहब मिले, सबको पता है मंजर आम। क्या आपको एग्जैक्टली इल्म है या आपका एक तासुर है कि यार जब इतना ताल्लुक था तो मुलाकात भी होगी, या आपको एग्जैक्टली मालूम है कि नहीं भाई इस जगह पर यहाँ पर मुलाकात हुई थी जरदारी साहब की और उज़ैर बलोच की? क्योंकि बड़ी आम बात है जरदारी साहब की मुलाकात होना। वसीम देखें, मैं प्रोग्राम में कोई बदतमीजी नहीं करना चाहूंगा। हाँ नहीं, मैं होने में मेरा डीएनए बड़ा क्लास का है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहूंगा कि नबील साहब मेरी बात में इंटरफेयर ना करे, वरना फिर मैं भी इनको नहीं बोल। नहीं, आप बताइए जरदारी साहब की उज़ैर बलोच से मुलाकात इस हतमी तौर पर आपको एग्जैक्टली मालूम है कि कब कहाँ हुई थी? सर, हमारे दोस्त थे आमिर शाह, पीपल्स यूनिटी पीआईए के सदर थे, लेबर यूनियन जी। उस दिन उनकी शहादत हो गई थी और हम तदफीन में थे जी। उस मुलाकात में हमसे भी कहा गया था, लेकिन मैं चाहता था कि शायद मैं वहां गया तो कोई बदमज़गी ना हो जाए, तो मैंने जफर शहीद से कहा कि आप लोग जाएं, और उस मुलाकात का जरिया थे अब्दुल कादर पटेल। कहाँ हुई और ये जब मैंने कहा आमिर शाह की शहादत वाला दिन, मुझे इसी तरह दिन याद नहीं है, लेकिन वो 2011 या इस तरह का कुछ था। आप चेक कर लीजिएगा, जी वो तो देख लेंगे। नहीं, मुलाकात हुई कहाँ? मुलाकात सर ये कराची के बिलावल हाउस में हुई थी। जरदारी साहब ने उज़ैर बलोच को बुलाया था जनाब। और ये मुलाकात, अच्छा, उस मुलाकात का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ लियारी के तरक्याती काम थे, मेडिकल कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, और पॉलिटिकल हमारी जो रोजगार की रिक्वायरमेंट थी। और आप कह रहे हैं आपसे भी कहा था कि चलो इस मुलाकात में, आपने इनकार किया? मुझे 2 बार कहा गया। उज़ैर ने आपको बताया उस मुलाकात के बाद कि मेरी क्या बात हुई जरदारी साहब से? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना वसीम, ये एजेंडा था जो आपने बताया, आपको उज़ैर ने बताया। दूसरी मुलाकात भी हुई, उसमें भी तवाक से मैंने जाना था, लेकिन मैंने माजरत चाही उसी हवाले से, और उस मुलाकात का कुछ फायदा हुआ, लेकिन अमन के हवाले से हमारे मोहतरम यहाँ नबील गबोल साहब बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि कराची के माहौल को बिगाड़ने में जहाँ मुत्तहिदा का हाथ था, तो लियारी के माहौल की शुरुआत जो बिगाड़ने में थी वो नबील गबोल साहब की थी। अच्छा, नबील साहब से उनका सवाल पूछूंगा। हबीब जान, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उज़ैर बलोच ने जो है वो बड़े अमन के गुल खिला दिए थे लियारी में और पाकिस्तान में और पूरे कराची में। अच्छा मौका प्रोवाइड किया है। मुझे बता दें, आप एक बात और बता दें, फिर मैं नबील गबोल की तरफ जाऊंगा। मैं ये अरशद पप्पू का जब कत्ल हुआ है उस वक्त आप कहाँ थे? मैंने मारा है रहमान बलोच का, नबील गबोल कातिल है, मेरे भाई का नबील गबोल लियारी का कातिल है। मैंने तुम लोग को मारा है, इसलिए तो तुम लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, क्योंकि मैंने तुम लोग को मार के भगाया है। तुम लोग को भगाया। तुम जब आया यहाँ पर 2018 में इलेक्शन लड़ने, तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्यों वापस चले गए तुम? क्यों बगैर इलेक्शन तुमने बताओ, क्यों बगैर इलेक्शन? मैं तो रोज लियारी में होता हूँ, मैं तो रोज लियारी में होता हूँ भाई। तुम लियारी में आके बताओ ना, तुम्हारे को जूते मारे लियारी वाले, तुम तो आके बताओ ना लियारी में। मुझे जूते मारे, तुम भाग कर गए हो। अभी शेख साहब तुम भाग कर गए हो, तुम भाग कर गए हो। तुमको मुझे एक मिनट अच्छा, मुझे एक मुझे ये बता, हबीब जान आप बता दीजिए। तुम आते हो हबीब जान साहब, आप मुझे बता दीजिए। मैं अकेला घूमता हूं। एक मिनट हबीब जान साहब, नबील साहब एक मिनट। ज़हनी तवाज़ुन तुम खो बैठे हो। तुम वहां पर जो है ड्रग्स पी कर ज़हनी तवाज़ुन। नबील साहब एक मिनट, नबील साहब एक मिनट, मुझे सवाल कर लेने दें आप दोनों से, एक कंक्लूड कर लेने दें, बजाय इसके कि आप लोग आपस में हमारे लोग अब हमसे बात करेंगे। हबीब जान आप ये बताइएगा, जब ये हबीब जान आपसे पूछ रहा हूँ, जब ये अरशद पप्पू का कत्ल हुआ आप कहाँ थे उस वक्त? मैं लंदन में था वसीम। तो ये उस केस में तो आप नामजद हो गए, इश्तिहारी हो गए। सर वो तो पाकिस्तान की सियासत में ये होता रहा है, और ये फैसला वक्त करेगा कि मैं यहाँ हूँ। बोला है यार तुमने, इश्तिहारी को बोला है।
मेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम है। मैं तुमको चैलेंज करता हूं, तुम लियारी आके बताओ। मैं चैलेंज करता हूं, तुम कराची आके बताओ। तुम आए थे पीएसपी के पीठ पे बैठकर आए थे। तुमको ये आसरा दिया था पीएसपी वालों ने कि तुम्हारे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मुझे एक आखिरी बात आप बता दें। नहीं, मुझे एक बात आप ये बता दें आखिरी, हबीब बलोच आप एक आखिरी बात बता दीजिए। एक स्पेसिफिक सवाल है हबीब बलोच, मुझे आखिरी, नबील साहब एक मिनट, नबील साहब एक मिनट, मेरे आखिरी सवाल हबीब बलोच से कर लेते हैं, फिर आपसे आखिरी सवाल। नबील भाई एक मिनट, नबील साहब एक मिनट। हबीब बलोच साहब, कल ये सिंध के गवर्नर ने, हबीब बलोच साहब आप मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना, आप हबीब बलोच साहब मेरी गुजारिश सुन लीजिए, आप मेरी गुजारिश सुन लीजिए। आप एक मेरा माइक बंद कर दो। हबीब बलोच साहब आप दोनों मेरे सवाल का जवाब दे दें, ना कि आपस में उलझें। बड़ा स्पेसिफिक का जवाब दे दें, क्योंकि सिंध के गवर्नर ने कल बड़ा हल्फिया कहा कि उनकी आपसे कभी जिंदगी में बात नहीं हुई। आप बताइए, आपकी हुई कभी इमरान इस्माइल साहब से बात? हबीब बलोच साहब, कभी इमरान इस्माइल का न जिक्र किया है, न कभी उनसे बात की। ये तो बिला वजह चाचा खामों का बनकर बीच में दाखिल हो गए। मेरी कभी उनसे बात आपकी उनसे बहुत शुक्रिया हबीब बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब नबील कबूल, अब आखिर में आप ये बताइए कि ये इस सारे मामले से कुछ निकलेगा या बस खत्म हो गई बात? बस ठीक है, उज़ैर बलोच आया, JIT भी आई, इतराफी बयान आया, इतराफी बयान गया, ठीक है, चल रहा है काम, बस ठीक है यार। बस का इतना बड़ा चैनल है, आपका इतना बड़ा शो है, आप इश्तारियों को बुलाते हो, और ये जो कहता है इसके हरकतों के वजह से इसका भाई मारा गया। अगर ये गैंग वॉर में नहीं होता, गैंग वॉर वालों ने इसके भाई को मारा, अगर ये बहुत शरीफ लड़का था, यकीन करे, पीपल्स पार्टी का बड़ा अच्छा वर्कर था। इनको सबको लालच हुआ, जिस तरह दूसरों को हुआ, उज़ैर के साथ ये मिल गया, और इसको लालच हुआ उज़ैर इसको MNA बनाएगा, तो ये उज़ैर के साथ मिल गया। अपनी हरकतों के वजह से तो ये बेचारा इसका भाई जो है मारा गया गैंग वॉर के हाथों। जिस गैंग वॉर को इन लोग ने बनाया, तो ये आज भी उसकी भाई को मारा। अगर इनके भाई को उन्होंने मारा होता तो ये आज भी उसकी हिमायत क्यों करे? अपने भाई के कातिल की कौन हिमायत करता है? भाई तो ग्रुप्स बन गए ना यार बाद में। जो पहले सब एक थे, बाद में 3-4 अलग ग्रुप्स बन गए। इन्हीं के लोगों का जो एक ही ग्रुप था, जिसका बड़ा सरबराह था उज़ैर बलोच, वो जब खत्म हुआ उसके बाद 3-4 ग्रुप्स बन गए, उसमें से एक ग्रुप ने इसके भाई को मारा। लेकिन नबील साहब, इस बात से तो इनकार मुमकिन नहीं है ना कि एक रियासत होती है, हुकूमत होती है, उसको रिट नाफिज करनी होती है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुरे तरीके से नाकाम हुई। ना सिर्फ एक रिट नाफिज करने में, बल्कि बहुत लोगों के पुष्ट पे हाथ रख दिया। इसकी वजह से लियारी फिर एक टाइम के बाद फ्री फॉर ऑल हो गया। फिर जिसका बस चलता था उसने अपना काम किया। फिर ये भी हुआ कि जिसका अमन कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं था, अमन कमेटी ऐसा ब्रांड बन गया था कि फिर गली के लड़कों ने भी अमन कमेटी का नाम इस्तेमाल करके हजारों लाखों रुपए महीने का भत्ता लिया, क्योंकि उनका नाम का इतना खौफ था कि कोई बंदा चांस नहीं लेता था कि यार इनसे कौन मंगा ले। तो ये तो रियासत नाकाम हुई ना, हुकूमत नाकाम हुई ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फेलियर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना बिल्कुल साहब, जिसकी वजह से आपको खुद को पीपल्स पार्टी छोड़नी पड़ी। देखे, मेरे इख्तिलाफात जरूर पीपल्स पार्टी की इस बात पे थे कि आपका जो होम मिनिस्टर था जुल्फिकार मिर्जा जो था, उसने इन सबको जो है ना ताकतवर बनाया। जुल्फिकार मिर्जा ने उज़ैर बलोच को एक छोटे से चोर से एक बहुत बड़ा एक डकैत डॉन बना लिया, और जुल्फिकार मिर्जा एज अ होम मिनिस्टर उज़ैर बलोच के कहने पर जो है वो SHOs लगाता था, SSP तक लगाता था। आप जब पीपल्स पार्टी की क़यादत से शिकायत करते थे कि मिर्जा साहब ये कर रहे हैं, इसके नतीजे में लोग मर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत आपको क्या जवाब देती थी? मेरे सामने जरदारी साहब ने एक दफा बुलाकर जुल्फिकार मिर्जा को कहा कि आप इंटरवीन नहीं करें लियारी में, और मैंने कहा था कि जुल्फिकार मिर्जा इंटरवीन कर रहा है और इन गैंगस्टर को जो है ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए मुसीबत। क्या जरदारी साहब के कहने के बाद इंटरवेंशन खत्म हुई? नहीं हुई ना? जरदारी साहब के कहने के बाद फिर जुल्फिकार मिर्जा ने रिजाइन किया, छोड़ दिया, लेकिन उसने जरदारी साहब को छोड़ा, उज़ैर बलोच को नहीं छोड़ा। और लेफ्ट पे कौन बैठा था? जफर बलोच। और यही लोग, ये हबीब तो देखे ना, हबीब एक तो बलोच है नहीं, हबीब शेख है। हबीब अपने आप को बलोच कहता है और शेख है। हबीब शेख ने क्या किया कि इसको उज़ैर को कहा कि तुम जो हो PSP में शामिल हो जाओ या PTI में शामिल हो जाओ। तो उसके बाद PTI के साथ इनके राब्ते बढ़ गए। इन्होंने अपना धरना भी कराची का CVU पे था, PTI का धरने को कामयाब करने के लिए लोग भेजे इन्होंने। ठीक, बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक के बाद हम कंक्लूड
जनाब आखिर में मैं आप सब लोगों से एक बार फिर गुजारिश करूँगा, 2 गुजारिशात देंगे कि हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस सफ़र को जो कि 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और अब एक नए अंदाज से जारी है, इसमें भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। और एक नंबर जो साबित कर रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी ये कामयाब साबित हो रही है, तो ये हमारे लिए एक मोरल बूस्टर साबित होना चाहिए एज ए नेशन कि हम मज़ीद इनकरेज हों कि अल्हम्दुलिल्लाह कम अमवात हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कम मरीज़ आ रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा एहतियात कर दें और ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के तनाज़ुर में बात का बहुत ख्याल रखें, अपने मज़हबी अपने शरई वजीफ़े को ज़रूर